मंत्री जलाल शर्मा शेखावाटी के दौरे पर संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। बोलिए भारत माता की, भारत माता जी, तेजाजी महाराज की, जीण माता की, साकम्बरी माता की, सालासर धाम की, खाटू श्याम की, आप सभी की। आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले मंच पर विराजमान हमारी संस्कृति के बाहर हमारे संत श्री रामरतन दास जी महाराज त्रिवेणी धाम, हीरापुरी जी महाराज थानापति बड़ी डोंगरी धाम और हमारे संत और हमारे विधायक भाई बाल गोविंदाचार्य जी, मेरे कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही जो किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं ऐसे भाई जावर सिंह जी खर्रा साहब, कैबिनेट में मेरे दूसरे राज्य मंत्री श्री विजय सिंह जी चौधरी साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष नागौर के पूर्व सांसद पूर्व मंत्री भाई सीआर चौधरी जी, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जो पूरे राजस्थान के सैनिकों के मूर्ति अनावरण का काम करते हैं और सैनिकों के प्रति तो उनका श्रद्धा भाव है, ऐसे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री मेरे मित्र श्री लालचंद कटारिया जी, एमएलए धौल, युवा विधायक हमारे श्री गोवर्धन वर्मा जी, युवा विधायक खंडेला सुभाष मील जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मनोज बाटर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, संरक्षक ईश्वर राम इंडाला मेमोरियल ट्रस्ट के श्रीमती पारा देवी जी, मैं उनको नमस्कार करता हूं। कार्यक्रम के संयोजक श्री नेमाराम मंडारा जी, भाजपा प्रत्याशी दातारामगढ़ गजानन कुमावत जी, प्रधान प्रतिनिधि दातारामगढ़ श्री प्रभु सिंह जी शेखावत, हमारे किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई हरिराम मिड़वा जी, पूर्व बीजेपी प्रत्याशी दातारामगढ़ श्री गोविंद सिंह जी लांबा साहब, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे मेरे सभी पूजाइयों बुजुर्गों, मेरे दिलों की धड़कन, मेरा युवा साथियों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले आप सभी को मैं नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे भाई नेमाराम जी को कि उन्होंने यहां कार्यक्रम में मेरे को आमंत्रित किया और एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे हुआ है, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और आपको भी प्रणाम करता हूं। आज हम इस प्रांगण में एक ऐसे व्यक्ति की स्मृति की चिरस्थायी बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता और गौमाता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। एक ऐसे किसान जिन्होंने अभी बता रहे थे ऐसी खेत में बैलों का हल चढ़ाते हुए अपने परिवार की परवरिश तो की, लेकिन समाज सेवा का भी काम किया। उन्होंने गौमाता का भी काम किया। मैं उस पुण्य आत्मा कर्मयोगी बाबा साहब स्वर्गीय श्री ईश्वर राम जी हेडाला जी को मैं नमन करता हूं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा स्थापित सेवा भाव जो आदर्शों के सभी के लिए प्रेरणादायी है, उनकी सादगी और कर्मठता ने उन्हें सभी के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया है। उनके हृदय में समाज के प्रति
असीम करुणा और सेवा का अटूट संकल्प था। उन्होंने अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को निष्ठापूर्वक निभाते हुए आसपास के लोगों के सुख और दुख को अपना समझा। गौ माता के प्रति उनका अगाध प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने वर्ष 2003 में दासरौली में कामधेनु गौशाला की स्थापना कर गौवंश को सुरक्षित और आश्रय प्रदान किया। उन्होंने तन मन धन से गौ माता की सेवा की और आज ये गौशाला सैकड़ों गौवंश की सेवा का केंद्र बनी हुई है। आज पूरा गांव इस नेक कार्य में सहभागी बन रहा है, जो हमारी संस्कृति और परंपराओं का एक सुंदर उदाहरण है। शिक्षा के महत्व को गहराई से समझने वाले ईश्वर राम जी ने गांव के विद्यालयों के समय समय पर उदारता पूर्वक आर्थिक सहयोग दिया। ग्राम सेवक सहकारी समिति राजपुरा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाले खाद बीज उपलब्ध कराए और किसानों को ऋण दिलवाकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में किसान भाई मौजूद हैं और आप लोगों के बीच आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली, क्योंकि जब भी मैं किसान भाई को देखता हूं, मेरे मन में उनके प्रति जो भाव आता है, मैं उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि किसान का जीवन बहुत ही सामान्य और ऐसा रहता है कि उसकी उदारता, उसकी समझ, उसके विचार, उसकी सोच हमेशा देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से होती है। क्यों? किसान मन का साफ होता है और किसान जब मन का साफ होता है, किसान अपने दायित्व को निभाता है तो निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा संदेश भी जाता है। मैं किसान की पीड़ा को भी समझता हूं। अभी अभी हमारे माननीय जावर सिंह जी कह रहे थे कि आपने बैलों की जोड़ी के लिए अनुदान देने का काम किया है। मुझे पता है ये क्षेत्र तो ऐसा है जो पूरे देश के लिए नागौर और ये हमारा सीकर, हमारा जयपुर ग्रामीण, पूरे देश के लिए यहां से बैल जाते थे और पूरे देश में खेती करने का काम उन बैलों से होता था। हमें यह भी पता है कि बदलती परिस्थिति में हमारा किसान किस तरह से काम कर रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, हमारा अन्नदाता खुशहाल बने। हम इसी ध्येय के साथ काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने स्पष्ट लक्ष्य है कि किसान की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद हो और उसका समय पर भुगतान हो। हाल ही में मैंने श्री गंगानगर में, अभी मेरा गंगानगर का दौरा था 8 और 9 को, मैंने सरसों की एमएसपी पर खरीद का शुभारंभ किया और इस बार हमने सरसों की खरीद को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तैयारी की। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,950 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया और हमारी सरकार ने इस साल 13,22,000 मैट्रिक टन सरसों खरीद करेगी। हमारी सरकार ने एमएसपी पर सरसों खरीद के लिए प्रति किसान पहले 25 क्विंटल की सीमा को बढ़ा करके वो सीमा भी हमने बढ़ा दी और वो 40 क्विंटल की, यानी कि 100 मन सरसों किसान एमएसपी पर बेच सकता है। ये काम हमने किया। हम 5,650 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी पर 5,40,000 मैट्रिक टन चना भी खरीदेंगे। हमने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल बोनस बढ़ाकर 150 रुपए किया है, 150 रुपए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, गेहूं का जितना समर्थन मूल्य और एमएसपी पर खरीदारी राजस्थान के अंदर हो रही है, ये भाव किसी भी देश के अंदर, किसी भी दूसरे प्रदेश के अंदर नहीं है। अगर ये भाव है तो राजस्थान के अंदर है। इसका फायदा राजस्थान के किसान को मिलेगा। हम किसान सम्मान निधि आपने देखा है, अगर मैं पहली सरकार की बात करूं तो आप कहेंगे, क्योंकि ऐसे हमारे लगभग 7 लाख किसान थे जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनका नामांतरण करना था,
नामांतरण करके वो दिल्ली केंद्र सरकार को जाना था जिससे उनको लाभ मिले। इस पहले कांग्रेस की सरकार ने वो काम भी नहीं किया, ये काम भी हमने आकर के किया है। उन नामों को जोड़ते हुए राजस्थान के 7 लाख किसान जोड़ाए हैं, 7 लाख किसानों को जोड़ने का काम किया है। हमने किसान सम्मान निधि की सहायता राशि 6,000 से बढ़ा करके 9,000 रुपए कर दी है। हमारी सरकार ने इस योजना के तहत 72 लाख से अधिक किसानों को 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में जमा कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये हमारे किसानों के लिए 1,400 करोड़ रुपए हमने दिया है। करीब 47 लाख किसानों को लगभग 29,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण देने का काम किया है। किसान भाइयों को सिंचाई के लिए रात भर जागना ना पड़े, इसके लिए भी हमने लक्ष्य लिया है और हमने कहा है कि हमारे किसान को 2027 तक दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। मेरे भाई और बहनों, हमने एक रोड मैप बनाया और वो रोड मैप हमने इसलिए बनाया कि राजस्थान की प्रगति में किसका योगदान रहेगा, हमें क्या आवश्यकता है। आपसे भी पूछना चाहता हूं, राजस्थान देश का सबसे बड़े भूभाग वाला क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो किस बात की है? किसकी है? जोर से बताइए, किसकी है? पानी की। मैं आपको यही बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हमारी सरकार आते हमने राजस्थान का रोड मैप बनाया। हमने कहा कि हमारे राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है, हमारे किसान का विकास कैसे हो सकता है। हमने सबसे पहले देखा कि पूरे राजस्थान में पानी की पूर्ति कैसे हो सकती है। आपने देखा होगा, हमने सबसे पहले जो हमारे 17 जिले पूर्वी राजस्थान के ईआरसी की योजना जो दशकों से लोग भटका रहे थे, उसको हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा और उन्होंने हमारी स्कीम को आगे बढ़ाया। उसका एमओयू हुआ और आपने देखा 17 दिसंबर को हमने उसका शिलान्यास किया। उसमें 17 जिले 4 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा और 3 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलेगा। ये योजना हमने लाकर के धरातल पर उतारने का काम किया। दूसरी हमारी योजना यमुना जल की जो शेखावाटी को यमुना जल का पानी आना है, हमने उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसका एमओयू हमने किया और उसका एमओयू करके हमने कहा कि यमुना का पानी हमारे शेखावाटी को मिलेगा। लेकिन आपने देखा जैसे ही हमने एमओयू किया 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद हरियाणा का चुनाव आ गया और हरियाणा का चुनाव आ गया। वहां जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी, हरियाणा की कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम राजस्थान को यमुना का जो समझौता है उसको रद्द कर देंगे। कांग्रेस के लोग मेरे से विधानसभा के अंदर पूछ रहे कितना पानी है। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब आप पूछने के हकदार ही नहीं है, आप यमुना जल की बात करने के हकदार ही नहीं है, क्योंकि आपने जिस दिन वो हरियाणा का घोषणा पत्र लागू हुआ था, यहाँ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के उस घोषणा पत्र को जारी हरियाणा में कर रहे थे और उसमें यह था कि कांग्रेस की सरकार आई तो राजस्थान का यमुना समझौता रद्द होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना बताना चाहता हूं कि उस चुनाव में मैं भी गया था, हरियाणा के चुनाव में मैं भी गया था। तब मेरे को यह बताया गया हमारी पार्टी के लोगों द्वारा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा है। मैंने कहा चिंता मत करिए, ये राजस्थान की जनता है, ये वैसे नहीं भाव और भावना के द्वारा इनको बराबर कर देगी। मैं इसलिए भी आपको प्रणाम करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। मैंने उस समय भी वहां कहा था और मैंने ये कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस किसी कीमत पर नहीं आएगी। इसलिए हमारा यमुना
रद्द कर ही नहीं सकते। इनकी सरकार आएगी तभी तो करेंगे, जब सरकार नहीं आएगी तो कहां से कर देंगे। और आपने देखा, अभी कोई मेरे को वीडियो बता था, हमारे कांग्रेस के लोग वहां गए और इनके सामने उन्होंने भाषण दिए, लेकिन ये जो हमारे यहाँ लोग हैं उनकी आपने देखा होगा, उन्होंने उनको जवाब भी नहीं दिया। क्योंकि जब प्रदेश की मंत्रिमंडल हो, केंद्र का मंत्रिमंडल हो, ऐसे लोग बहुत हैं जो केंद्र में भी रहे और प्रदेश में भी रहे। कभी इन्होंने किसान की चिंता की क्या? कभी यमुना जल के बारे में बात की क्या? अभी कहते हैं, हमसे पूछते हैं, ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री जी आप से कवाटी में आए हो, ये पानी कब तक आ जाएगा? अरे भाई, पानी कब तक आ जाएगा? जल्दी आएगा, चिंता मत करिए, क्योंकि हमारी डीपीआर बन रही है। कल ही हमारी प्लानिंग के अंदर तीसरी मीटिंग डीपीआर की हुई है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये लोग आपके बीच में आएंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये आपके बीच में आएंगे। ये तो आप सवाल कर सकते हैं कि आप भी हरियाणा गए थे, आपने भी यमुना समझौता के पानी की रद्द की बात की थी। आपके वोट मांगने वाले कौन होते हैं? ये तो जब आते हैं जब कोई वोट होता है, वोट की राजनीति करनी होती है। मेरे में शेखावाटी के दौरे पर जब गया, मेरे साथियों ने भी कहा, कई लोगों ने कहा, भाई साहब 45-46 डिग्री का तापमान है, आप इसमें आ रहे हो, गर्मी बहुत है। मैंने कहा हम किसान हैं, और किसान को कभी गर्मी लगती है क्या? अरे किसान तो धूप में काम करता है, खलिहान में काम करता है, खेत में काम करता है, और किसान का जितना पसीना निकलता है, किसान की स्पीड बढ़ती जाती है, काम के लिए बढ़ती जाती है। हमने कहा हम किसान हैं, हम आएंगे, हम 48, 49, 50 टेम्परेचर में भी आएंगे। जनता की सेवा करने का जो व्रत लिया है, उस व्रत को पूरा करेंगे और शेखावाटी की जनता को यमुना का पानी पिलाएंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमने एक दिन दोनों में काम किया, आगे भी हमने काम किया। उदयपुर की हमारी देवाशीष थी, वो उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसका भी हमने शिलान्यास किया। जो हमारा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, उस पानी को रोका, उसमें हमारी टनल बनेगी, हेलीकट बनेगा, वो पानी हमारा इधर आएगा, तो हमारा बीसलपुर में पानी आएगा, उसका लाभ भी हम छोड़ देंगे। हमारे चित्तौड़ को, उदयपुर को, राजसमंद को, भीलवाड़ा को उसको पानी मिलेगा। हमने माई डैम पर भी काम किया, माई डैम से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पानी, सिरोही के लिए पानी मिले। नर्मदा का पानी हमारा बाड़मेर के लिए, सांचौर के लिए, बायतू के लिए, और वहां के लिए हमारा रानीवाड़ा, भीलमाल के लिए पानी मिले। और यही नहीं, हमने इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर के लिए भी 3400 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जिससे कि वो पूरा का पूरा पानी हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर तक वो पानी पहुंचे। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। हम राजस्थान के पूरे किसानों के लिए काम कर रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था का काम कर रहे हैं। दूसरा, मैंने जैसा बताया, बिजली के लिए हमने 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए। हम किसान को दिन में बिजली देना चाहते हैं। किसान की योजना को भी हमने बताया है। हमने हमारे युवा भाई बहनों के लिए काम किया है। ये वो सरकार थी जब युवा पेपर देने जाता था, पिताजी को विश्वास दिलाता था, कहता था कि पिताजी मैंने मेहनत की है, मैं आपकी बात नंबर ला के बताऊंगा, लेकिन पेपर लीक हो जाता था, वो पिता भी रोते थे और पुत्र भी रोता था, क्योंकि पेपर लीक हुआ, उन लोगों के काम हो जाते थे और हमारा मेहनत कर किसान का बच्चा रह जाता था। हमने कहा इनको छोड़ने वाले नहीं, इसलिए आपने देखा होगा हमने एसआईटी गठित की और आज 300 के लगभग जेलों में बंद है। ये हमारी करनी और कथनी में देख लीजिए। हमने कहा इनको बंद करेंगे, और अभी तो आ रहे हैं, डेली 2-2, 4-4 आ रहे हैं, हम इनको छोड़ने वाले नहीं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, 16 महीने के अंदर लगभग 100 पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर आउट नहीं हुआ है। हमने कहा था एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। ये हमारी सरकार की सफलता है, आप तो देख रहे हैं। यही हमने युवाओं से कहा कि हम 1 लाख नौकरी देंगे। जुलाई के महीने में बजट आया था, हमने 1 लाख नौकरी का
169,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, जुलाई तक और दे देंगे। और 1,88,000 हमने पाइपलाइन में उसका कैलेंडर बना के हमने दे दिया कि कब विज्ञप्ति निकलेगी, कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा और नियुक्ति पत्र कब देने वाले हैं। शायद राजस्थान में इस तरह का कैलेंडर पहली बार निकला है। हमारे युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप मेहनत करिए, आइए, कौन सा पेपर आपको देना है आप पेपर दीजिए और अपने उस किसान पिताजी का सहयोगी बनिए, जिससे आपका परिवार अच्छा परिवार और जिससे समृद्ध युवा परिवार मिले। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने राजस्थान के अंदर, क्योंकि अगर हमारा उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार भी बनेंगे, हमारे आय भी बढ़ेगी। हमने राजस्थान किया 35 लाख करोड़ रुपए का, उसमें से 3 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के काम जमीन पर उतर के आ गए। ये 3 महीने का काम है जो जमीन पर उतर के आ गए। मैं मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप अपना कोई भी काम करें, आप आए, अपना खुद का भी काम कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी भी लग सकते हैं, प्राइवेट नौकरी भी लग सकते हैं। आप सभी से मेरा इतना आग्रह है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम ईश्वर राम जी के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आए, उन्होंने समाज सेवा की है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, हम इस देश के प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि हमारी केंद्र की योजनाएं, हमारी राज्य की योजनाएं हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि कभी कभी अंधेरे में रहते हैं, दिए तरह अंधेरा रहता है। हमारे पड़ोस में कैसा भाई रह रहा है, कौन कमजोर है, कौन किसको आवश्यकता है, उसको योजना का लाभ कैसे मिले। मेरी बूढ़ी माँ, मेरी दिव्यांग बहन है, मेरा दिव्यांग भाई है, कोई बेरोजगार युवक है, कोई मेरी बहन है, उन सभी के लिए हमें काम करना है। और काम करने के लिए आपको अपने चारों तरफ देखना है, गांव में भी देखना है, मोहल्ले में भी देखना है, पड़ोस में भी देखना है। और पड़ोस में देखते हुए हमें हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाना है। अगर उन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे तो अंतिम पायदान पर खड़ा वो व्यक्ति, चाहे हमारा किसान हो, मजदूर हो, उसके लिए फायदा मिलेगा। चाहे हमारा SC का हो, ST का हो, OBC को, उसका योजनाओं का पूरा फायदा मिले। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। जब आपके बीच में ऐसे लोग आए, सिर्फ वो वोट के समय पर आते हैं, उनसे कुछ सवाल जरूर पूछना कि 70 साल के अंदर आपने इस प्रदेश में क्या किया है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहूंगा कि आप हमारी योजनाओं को नीचे उतारने का काम करेंगे। आज मैं इस कार्यक्रम में आया और इस कार्यक्रम में आपने जो मान और सम्मान दिया है उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और मैं सबसे पहले, क्योंकि ये दातारामगढ़ वो धरती है, इसने प्रदेश को दिशा देने का काम किया है और प्रदेश ने दिशा देने को काम किया है। सबसे पहले हमारे विधायक यहां से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने इस दातारामगढ़ का नेतृत्व किया है। उन्होंने प्रदेश को दिशा देने का काम किया। अंत्योदय को आपको ध्यान होगा, 77 में पहली बार सरकार बनी थी। काम के बदले अन्य योजना अगर किसी ने प्रारंभ की देश के अंदर, तो वो भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने की थी। भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने की। मैं आज उनको भी याद करता हूं कि उसकी उस पुण्य भूमि पर मैं आया हूं। मैं उनको भी नमन करता हूं और ईश्वर राम जी, इंदिरा जी को भी नमस्कार करता हूं। अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप आइए, हम सब मिलकर के हमारे राजस्थान को कैसे विकसित बना सकते हैं, कैसे उत्कृष्ट बना सकते हैं और हम एक बदलाव की गाल तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विरासत भी और विकास भी और देश को 2047 तक विकसित बनाने का और दुनिया की तीसरी शक्ति बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम मिलकर के पूरा करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जी, मैं इसी के साथ में निवेदन करूंगा, माननीय मीना परिवार की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए
आमंत्रित करता हूँ नेवाराम जी को। नेवाराम जी कहानी आपको साथ आमंत्रित है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कि हम निराला परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, स्वर्गीय ईश्वरराम जी हिंडाला के मेमोरियल ट्रस्ट के थ्रू आप कुछ योगदान कर रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं आपके कर कमलों से कोई योगदान पहुंचे। आपकी बड़ी सोच के साथ में 2003 में ईश्वरराम जी हिंडाला ने इस गांव में गौशाला स्थापित की थी। उस गौशाला का संचालन आज भी हो रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं गौशाला के अध्यक्ष सवय सिंह जी को, सचिव भोराराम जी बिजारणिया को, कृपया आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिंडाला परिवार की ओर से चैरिटेबल